ये है अपना लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज़ का, जिसका ओवरव्यू मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपको पॉलिटिक्स से डर लगता है, तो इस सीरीज़ के बाद वो डर आपकी एक ताकत में बदल जाएगा और आज पहला चैप्टर जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो प्रियम्बल होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे माइंड में। मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराऊँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट गेन करें और प्रीलिम्स में आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऐसे में मैं क्या करने वाला हूँ कि प्रियम्बल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल हैं, भले वो लक्ष्मीकांत में हो, डीडी बसु में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सब यहाँ पे कवर कराता चलूँगा और उनसे जुड़े 1995 से लेके 2023 तक जितने सवाल आए हैं, टॉपिक, क्वेश्चन, टॉपिक, क्वेश्चन, टॉपिक, क्वेश्चन। जस्टिस का टॉपिक बताया, जस्टिस से जुड़े क्वेश्चंस आए, वो बता दिए। डेमोक्रेसी का टॉपिक बताया, उससे जुड़े क्वेश्चंस आए, वो बता दिया। तो टॉपिक, क्वेश्चन, टॉपिक, क्वेश्चन, टॉपिक, क्वेश्चन इस तरीके से हम यहाँ पे करते चलेंगे और जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो तो हम करेंगे ही, उनके ऑप्शंस भी डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बैठ के सिर्फ सुनना है। अप्रोच ये है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फुल टाइम एस्पिरेंट हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो, ऑटो कहीं भी हो, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। क्यों? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ आपको एज इट इज दे दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो भले ही आप साउथ के एस्पिरेंट हो या नॉर्थ के एस्पिरेंट हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंप्लीट हैंडआउट इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज आपको मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, ये जो पूरी सीरीज रहेगी थोड़ी लंबी रहेगी, उसका कारण यह है कि जिस तरीके से यूपीएससी का ट्रेंड आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई टॉपिक छोड़ूं और इसलिए जितने भी लक्ष्मीकांत में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जैसे अब प्रियम्बल करवा रहा हूं, तो जितने भी लक्ष्मीकांत में फुटनोट्स, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स जो भी मेंशन्ड है, ए टू जेड आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस डीडी बसु के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मेरे को लगता है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। तो आपको अब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रीलिम्स मुश्किल आ रहा है तो क्या सिर्फ लक्ष्मीकांत काफी है, सिर्फ डीडी बसु काफी है। आप इस सीरीज के ऊपर पूरे तरीके से रिलाई कर सकते हो। जिम्मेदारी ली है तो पूरी भी करूंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं पॉलिटी का भगवान हूं तो अब मैं सब कुछ पूरा करूंगा और 3 लेक्चर बाद मैं भी गायब हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर ये सीरीज शुरू करी है तो ये खत्म भी होगी। शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज प्रियम्बल। आपको पता है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है, जहां पे कुछ बातें दी गई हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके सारे सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी उम्मीद रहेगी कि आप प्रियम्बल को थोड़ा सा याद कर लीजिए। उसका कारण ये है कि प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आता है और हमारे को ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स दिए हुए हैं, सो दैट आप इमीडिएटली रिकॉल करके वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो कोशिश करिए कि आप इस प्रियम्बल को याद कर पाएं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट हुआ था। वहां से हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट लिया, अंदर का जो कंटेंट है वो हमारा खुद का है। हमने सिर्फ ये समझा अमेरिका से कि एक प्रियम्बल होता है, उसके अंदर क्या डालना है वो हमारा खुद का कंटेंट है। तो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव आगे रखा जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो वहां पे सब लोगों ने तय करा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का बनाना है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना के देता हूं। तो हमारा जो प्रियम्बल है आज की तारीख में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ऐसे में ये जो प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस किया गया, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस, और फिर 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे थम्स अप दे दिया, पास कर दिया कि एकदम बढ़िया लिखा है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इसी के ऊपर आधारित होगा। तो 2 तारीखें प्रीलिम्स में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो इंट्रोड्यूस पूछ रहा है या पास पूछ रहा है। इंट्रोड्यूस 13 दिसंबर 1946, पास 22 जनवरी 1947। तो अमेरिका के संविधान से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया। आज तक प्रियम्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जहां पर 3 नए शब्द जोड़े गए, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। अब देखिए जो प्रियम्बल है, पहले इसमें ये वर्ड सोशलिस्ट नहीं था, इधर ये वर्ड सेक्युलर नहीं था, और इधर ये वर्ड इंटीग्रिटी नहीं था। ये 3 वर्ड्स जो हैं ये 1976 में जोड़े गए। उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1949 के बाद ये अडॉप्ट किया गया था, तब ये 3 शब्द नहीं थे। इसी के ऊपर बेस्ड 2021 का एक क्वेश्चन आया
कि 26 जनवरी 1950 को हमारा एग्जैक्ट संवैधानिक स्टेटस क्या था, हमारी संवैधानिक स्थिति क्या थी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। यहां पे एस्पिरेंट ने क्या गलती करी समझिए। यूपीएससी पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 मतलब मैंने अपना दिमाग लगाया कि अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी की सरकार थी। मैंने इंदिरा गांधी क्यों बताया, मेरा कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। लेकिन यूपीएससी आजकल क्या करने लगा है, आपको अमेंडमेंट का नंबर दे देगा और कहेगा कि बताओ इस अमेंडमेंट के समय पे कौन देश के प्रधानमंत्री थे। 2019 में 2 बार ऐसा सवाल पूछा था एक ही साल में। इसलिए मैंने आपको साथ के रिवाइज करवा दिया कि 1976 में इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में यूपीएससी ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को एग्जैक्ट स्टेटस, फोकस अपॉन द वर्ड एग्जैक्ट, कि हम डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सॉवरन थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय पे वर्ड सेक्युलर मेंशन नहीं था, वर्ड सेक्युलर मेंशन नहीं था, वर्ड सोशलिस्ट भी मेंशन नहीं था। हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे लेकिन हम सॉवरन भी थे। मतलब कि जो एग्जैक्ट स्टेटस था वो था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहां पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि सर हम सेक्युलर भी तो थे। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक हमारे को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है, जिसका मतलब है सेक्युलरिज्म। हमारे को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट एंड क्रिएशन ऑफ इक्वालिटेरियन सोसाइटी, ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दी हुई हैं। तो हम तो सोशलिस्ट भी थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो गया कि कैसे इनडायरेक्टली हम सेक्युलरिज्म डिराइव कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कैसे सोशलिज्म डिराइव कर रहे हैं, लेकिन ये दो शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं थे। अगर यहां पे एग्जैक्ट वर्ड मेंशन नहीं होता तो हम ऑप्शन डी को पिक करते कि इनडायरेक्टली सेक्युलरिज्म भी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और सोशलिज्म भी था। लेकिन क्योंकि वर्ड एग्जैक्ट दिया हुआ है तो हमारे को वर्बेटिम यही देखना होगा कि उस समय में प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ था और क्या नहीं लिखा हुआ था। नाउ जो प्रियम्बल का पर्पस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हमारे को ये बताता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कौन है। क्या प्रधानमंत्री सबसे बड़े आदमी हैं, राष्ट्रपति सबसे बड़े व्यक्ति हैं, कोई गवर्नर सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे बड़े व्यक्ति हैं? जवाब है ना। प्रियम्बल ये बोलता है कि हमारी देश की जनता जनार्दन जो है वो सबसे सुप्रीम है। एंड यहां पे क्या दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बीच का भी आप सब छोड़ दो, बीच का सब छोड़ दो, पहली और आखिरी लाइन पढ़ो बस। यहां पे क्या बोले आ रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने आप को ये तोहफा देते हैं, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन हो गया, लोग, भारत के लोग, भारत की जनता जनार्दन, उन्होंने अपने आप को ये संविधान दिया है। तो प्रियम्बल हमारे को ये बताता है कि ये संविधान किसकी देन है, ये किसी दूसरे देश की देन नहीं है, ये किसी जज, किसी प्रधानमंत्री, किसी गवर्नर, किसी मुख्यमंत्री, किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है। भारत के लोगों ने अपने आप को ये संविधान दिया है। तो हमारे को सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चलता है कि इस देश में रियल पावर किसके हाथ में है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, पूरे देश की जनता के हाथ में है। इसके अलावा हम किस प्रकार के भारत की संरचना करना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन स्टेट वी वांट टू क्रिएट, वो हमारे को यहां से पता चलता है। सबसे पहले हम एक सॉवरन भारत बनाना चाहते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इनका मतलब मैं एक एक करके आपको पूरा डिटेल में पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा और एसोसिएटेड क्वेश्चंस दिखाता रहूंगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप आराम से बैठ के लास्ट तक लेक्चर देखो। तो कैसा भारत बनाएंगे, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इस प्रकार के भारत की हमारे को संरचना करनी है जहां पे हर नागरिक को जस्टिस मिलेगा, मतलब कि न्याय मिलेगा, आजादी मिलेगी, लिबर्टी, बराबरी मिलेगी, इक्वालिटी, और भाईचारा यानी कि फ्रेटर्निटी मिलेगी। कैसा भारत बनेगा, उसमें रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा, भारत का असली राजा कौन है, देश की जनता,
और चौथी चीज जो हमारे को इस प्रियम्बल से पता चलती है कि कौन सी तारीख को इस प्रियम्बल को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। देखिए, दो शब्द होते हैं, एडॉप्ट एंड एनफोर्स। एडॉप्ट का मतलब होता है कि ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये फाइनल हो गया है और अब इसको हम आगे लागू कर सकते हैं, इसके ऊपर आगे अब और कोई काम करना नहीं है, ये फाइनल है। एनफोर्स का मतलब होता है कि कौन सी तारीख को लागू किया गया। ये दो अलग अलग शब्द होते हैं। हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 इस तारीख को एडॉप्ट किया था कि काम हो गया, पूरा फाइनल हो गया, अब इसके आगे कोई बदलाव करने नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने थम्स अप दे दिया, फाइनल एकदम। एडॉप्ट मतलब 26 नवंबर 1949, जिसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? जवाब है ना, ऐसा कोई डे मेंशन नहीं है। एनफोर्स, लागू कौन सी तारीख को हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इस तारीख को ये लागू हुआ था। ये जो 26 जनवरी 1950 है, ये वाली तारीख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। एडॉप्शन की डेट प्रियम्बल में दी हुई है, ये देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब कि 26 नवंबर 1949 मेंशन्ड है, लेकिन 26 जनवरी 1950 जो है वो कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। तो ये चार बातें हमारे को प्रियम्बल से पता चलती हैं। इसी से जुड़ा 1997 का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्स डू हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स स्टैंड्स फॉर, कह रहा है कि ये जो एक्स यहां पे बोला गया है ये कौन सी तारीख है? 26th डे ऑफ जनवरी, अभी बताया 26 डे ऑफ जनवरी तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। 26th डे ऑफ नवंबर 1949, हाँ सर अभी 26/11/1949 की बात तो हो रही थी। 26th डे ऑफ जनवरी ना, 26 जनवरी तो मेंशन ही नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं। क्लियरली हमारे को दिख रहा है कि प्रियम्बल में ये वाली तारीख मेंशन्ड है, 26 नवंबर 1949। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। एक एक करके सारे वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उससे जुड़े क्वेश्चंस हम देखते रहेंगे। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सीरीज रेगुलर चलेगी एकदम। इसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी अपने चैनल पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी पॉलिटी कराऊंगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। साथ में पॉलिटी आईआर करंट अफेयर्स और सीसैट की पूरी प्लेलिस्ट चालू है। सीसैट के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जिसमें मैं क्वेश्चंस खुद बना रहा हूं, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। पॉलिटी, सीसैट और करंट अफेयर्स आपका पूरा इसी चैनल पर फ्री में खत्म हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिलता रहेगा आपको। तो अब हम किस प्रकार के भारत की संरचना करना चाहते हैं, उसमें पहला शब्द है सॉवरन। सॉवरन मींस कि हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे। सॉवरन का मतलब है भारत एक आजाद देश है, हम जैसे कानून बनाना चाहते हैं हम वो कानून बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने आर्टिकल 370 पास करा, पाकिस्तान और चाइना अपनी छाती पीटते रहे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम सॉवरन देश हैं, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। हमने जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन करा थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। चाइना पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अलग अलग जगहों पे मसला उठाया, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत एक सॉवरन देश है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वही करेंगे। सॉवरेंटी का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो निर्णय लेगी, जो देश के लिए ठीक वो किया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी, यूएस ने हमारे को इतनी बार बोला कि रशिया से बात मत करो, चाइना के साथ ट्रेड खत्म कर दो। रशिया ने इतनी बार हमसे उम्मीद करी, चाइना ने इतनी बार उम्मीद करी कि हम क्वाड छोड़ देंगे। हम क्वाड का भी हिस्सा हैं, हम ब्रिक्स का भी हिस्सा हैं, हम रशिया के साथ भी बात करते हैं, हम मिडिल ईस्ट के साथ भी बात करते हैं, हम चाइना के साथ ट्रेड भी करते हैं, हमारे को कोई नहीं रोक सकता। हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम इंडिपेंडेंट है। तो भले ही देश की अंदर की नीति की बात हो या देश के बाहर की विदेश नीति की बात हो, भारत अपने राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हर एक पॉलिसी बनाएगा। हम किसी से दबेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी की बात मानेंगे नहीं, जो देश की जनता के लिए ठीक है वो निर्णय सरकार लेगी। इसे बोला जाता है सॉवरेंटी। इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री। सवाल उठ सकता है कि आप तो यूनाइटेड नेशन चार्टर मानते हो, आप सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस मानते हो, आप ब्रिक्स में पास हुए प्रस्ताव मानते हो, आप G20 भी मानते हो, आप I2U2 भी मानते हो, आप क्वाड भी मानते हो, तो आप सॉवरन कहां से हो गए?
उसका सीधा सा आंसर है कि इन सभी ग्रुप्स में, संस्थाओं में इंडिया जो पार्ट बना है वो अपनी मर्जी से बना है। हम अपनी मर्जी से इन ग्रुप्स में घुसे थे, और जब हमारे को लगेगा कि हमारा यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा, हम इन ग्रुप्स को छोड़ भी सकते हैं। तो हम किसी के दबाव में इन ग्रुप्स के पार्ट नहीं है, हम किसी के दबाव में आके यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते। इतनी बार यूएस ने हमसे बोला कि आप पैलेस्टाइन की डिमांड को छोड़ दो, भारत ने बोला हम पैलेस्टाइन की डिमांड को सपोर्ट करते हैं और हम करते रहेंगे। मतलब ना हम इजराइल से डरते, ना हम यूएस से डरते, हम पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हैं, और हम चाइना, रशिया, यूएस सबके साथ रिलेशन बना के चलते हैं। यही हमारी सॉवरेंटी है कि कोई हमारे को आके दबा नहीं सकता है, बता नहीं सकता कि हमारे को क्या करना है। अब इससे जुड़े मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स बता दूंगा, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एस्पिरेंट को कई बार कंफ्यूजन होती है, सर ये इंडिपेंडेंस क्या होता है, मोनार्की क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, डोमिनियन क्या होता है। समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 1947। हाँ सर, तारीख तो सुनी हुई लग रही है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, बिल्कुल सुनी होनी चाहिए। ये जो तारीख है, इस दिन हम आजाद हुए थे, इस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे। मतलब जो हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, जो वो हमारे लिए कानून बना रहे थे, वो यहां से चले गए थे, और अब भारत अपनी जनता के लिए खुद कानून बनाने वाला था। इंडिपेंडेंट, आजाद, जो करना है अब से करो। बाहर का कोई देश आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। इंडिपेंडेंस, आजादी। तो सर ये बोला गया कि कई किताबों में हमने पढ़ा हिस्ट्री में कि भारत 15 अगस्त के बाद डोमिनियन भी बन गया था। ये डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन का सिंपल मतलब होता है कि कानून हम अपना बना रहे हैं, पॉलिसी हम अपनी बना रहे हैं, लेकिन हमारे सर पर एक सिंबॉलिक हेड है। भारत अपने खुद के कानून बना रहा है, ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंस। अब उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे को यूके के राजा का अप्रूवल लेना पड़ता था। इसे कहते हैं डोमिनियन, अधिराज्य। कि हम अपना कानून तो बना पा रहे हैं, लेकिन फाइनल हस्ताक्षर, फाइनल सिग्नेचर, फाइनल अथॉरिटी अभी भी किसी दूसरे देश के राजा के हाथ में है। मतलब कि भारत ने कोई कानून बनाया, उसे यूके भेजना पड़ेगा, सिग्नेचर होंगे, यूके का राजा रानी जो भी क्राउन है वो कानून पे हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद वो कानून हिंदुस्तान में लागू होगा। पहले क्या हो रहा था गुलामी के टाइम पे? राउलेट एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। क्या हो रहा था? हम अपने कानून भी खुद नहीं बना पा रहे थे, पूरी गुलामी। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? कानून खुद बना लो, कानून खुद बना सकते हो, यू कैन मेक योर ओन लॉज। लेकिन अभी आप उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए यूके भेजोगे, वहां पे साइन होगा, और उसके बाद आप उसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो इंडिपेंडेंस का मतलब खुद के कानून बना लो, खुद की पॉलिसी बना लो। डोमिनियन का मतलब फाइनल अप्रूवल एक बाहर के देश से आएगा। फिर आता है वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक जो होता है वो डोमिनियन को खत्म करने के लिए आता है। मतलब रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हम पहले कानून बाहर भेज रहे थे हस्ताक्षर के लिए, अब वो नहीं भेजना। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश में ही जो नागरिक हैं वो आपस में से एक हेड ऑफ द स्टेट चुन लेंगे, जिसे हम आज राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो अपने खुद के कानून बनाएगा लोकसभा राज्यसभा में, और फिर वो साइन होने किसके पास जाएंगे? वो साइन होने जाएंगे द्रौपदी मुर्मू के पास, राष्ट्रपति के पास। कहने का मतलब ये है, डोमिनियन में क्या हो रहा था? कोई दूसरे देश का राजा हमारे कानून को साइन कर रहा था। डोमिनियन, डोमिनियन का यहां पे एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं, कि भारत में जो कानून बने लोकसभा राज्यसभा में, अब उनको बाहर नहीं भेजना, हमारे ही देश के राष्ट्रपति के पास उन्हें भेजिए और सिग्नेचर करवा लीजिए। इसे कहते हैं रिपब्लिक। तो हमने सॉवरन देख लिया और रिपब्लिक देख लिया। सॉवरन का मतलब है पूर्ण रूप से आजादी, जो करना है करो, भले डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो नागरिक आपस में से ही चुनेंगे। हर एक नागरिक बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रिपब्लिक के अंडर राष्ट्रपति बन सकता है।
तभी आप देखिए हमारे यहाँ चाहे कोई भी धर्म हो, जेंडर हो, जात हो, स्किन कलर हो, लैंग्वेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति का ऑफिस हर एक नागरिक के लिए बराबरी से खुला है। जो चाहे वो राष्ट्रपति के ऑफिस के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसे कहते हैं रिपब्लिक, कि मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता आपस में से ही, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली चुन तो जनता ही रही है। तो रिपब्लिक में क्या हो रहा है, हेड ऑफ द स्टेट लोग चुन रहे हैं और वो ऑफिस सबके लिए बिना किसी भेदभाव के खुला है। डोमिनियन में हेड ऑफ द स्टेट हमारा नहीं था, वो किसी बाहर के देश का राजा था। तो ये फर्क है इंडिपेंडेंस, डोमिनियन और रिपब्लिक में। फिर आते हैं दो और शब्द, एक आता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब हो गया यूके। जैसे कि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राजा का बेटा राजा बनता है। अब बकिंगम पैलेस, अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई तो फिर वो अपना ये प्रिंस चार्ल्स और ये सब, फिर उसके बाद आगे ये प्रिंस विलियम और ये सब जो भी बनते रहेंगे, मोनार्की। कि वहां पे जनता जो है चुनाव करके राजा को नहीं चुन रही, परिवारवाद चल रहा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसे कहते हैं मोनार्की। फिर एक शब्द आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक आदमी के हाथ में सारी की सारी पावर है, भले ही वो परिवारवाद से आई हो या किसी और तरीके से आई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इराक का केस लें, इराक क्या था, ऑटोक्रेसी, सद्दाम हुसैन के अंदर। सद्दाम हुसैन किसी परिवार का बेटा का राजा का बेटा बेटा नहीं था, उसने खुद पावर अपने हाथ में करी थी। सद्दाम हुसैन, लीबिया गद्दाफी, नॉर्थ कोरिया किम जोंग अन, क्या हो रहा है, सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में है। ऑटोक्रेसी, भले ही वो एक परिवार का हिस्सा हो या ना हो। तो यहां पे ऑटोक्रेसी का एग्जांपल हो गया नॉर्थ कोरिया। तो अब आप समझिए यूके जो है वो मोनार्की है, यूके इज नॉट एन ऑटोक्रेसी, क्योंकि यूके में प्रॉपर पार्लियामेंट है, वहां के प्रधानमंत्री आशीष नेहरा, ऋषि सुनक, उनके पास भी पावर है, उनके कैबिनेट के पास भी पावर है। तो ऐसे में जो मोनार्की है वो सिर्फ ये सिग्निफाई करती है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक एक तंत्र, सारी पावर एक हाथ में, एक ही मुट्ठी में सारी की सारी पावर कर रखी है, जैसा नॉर्थ कोरिया में हमने देखा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। सारी टर्म्स मैंने यहां पे मेंशन कर दी थी। 2023 में इसी से जुड़ा हमारे को प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। यहां पे आप ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो। मैंने भी ये गलती करी थी, मैंने दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को ज्यादा बेहतर समझ में आया। यहां पर वो ये कह रहा है कि एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की यहां पे बात नहीं हो रही। Here we are talking about world constitutions, constitution of a country. वर्ड मेंशन्ड है कंट्री, ना कि इंडिया। ठीक है जी। वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पर्पस है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है एक देश के संविधान को। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज और समझिए, क्वेश्चन बड़ा पेचीदा बनाया यूपीएससी ने। यहां पे वो ये बोल रहा है कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ये चारों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही लगे, उन चार सही में भी जो बेस्ट है वो हमारे को यहां पे बताना है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि आर्ग्यूमेंट देके, एग्जांपल देके कि सर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तभी उसने यहां पे वर्ड यूज करा बेस्ट, कि सबसे नजदीक कौन होता है इसके। तो इस टाइप के पेचीदे सवाल यूपीएससी आजकल बनाने लगा है। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग द नेसेसरी लॉज। हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो, कि किस तरीके के लॉज बनाने हैं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, राइट टू लाइफ प्रमोट करना है, राइट टू प्राइवेसी प्रमोट करनी है, तो हमारे कानूनों को एक दिशा मिलती है संविधान से। बिल्कुल सही बात है, तो सही लग रहा है स्टेटमेंट। इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, ये भी सही लग रहा है। लोकसभा का क्रिएशन, राज्यसभा का क्रिएशन, पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट का क्रिएशन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट का क्रिएशन यहां से निकल सकता है। सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ ये भी सही है, कि फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से सरकार के ऊपर एक रोक लगाई जा रही है, कि सरकार तो बनेगी लेकिन सरकार की शक्ति के ऊपर रोक लगाना संविधान का काम है, ऐसा स्टेटमेंट सी बोलता है, ये भी सही लग रहा है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, बिल्कुल प्रियम्बल में वर्ड मेंशन है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल इक्वालिटी, बिल्कुल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मेंशन्ड है। एंड सोशल सिक्योरिटी, बिल्कुल डीपीएसपी में सोशल सिक्योरिटी आर्टिकल 38 और 39 में मेंशन्ड है। तो सर ये तो चारों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तो अब आंसर क्या होगा। देखिए आपको सिंपली यहां पे सोचना है, उसने पूछा है बेस्ट रिफ्लेक्शन क्या होगा,
एक लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो एक लोकतंत्र तभी सफल बनता है जब उसकी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा क्या बोलते हैं? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब हमारे जो सरकार है उसकी डीएनए होना चाहिए कि वो लोगों की फ्रीडम के अंदर कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम एनक्रोचमेंट करे। If the government is following that philosophy wherein they will have minimum encroachment over the rights of the people, then that will be called a democratic government. मतलब कि जो थंब रूल है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो ये थंब रूल है कि सरकार की पावर के ऊपर हमारे को लिमिट लगानी है। भले ही वहां पे 10 मंत्री हो या 2 मंत्री हो, भले ही वहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर हो या ना हो, लेकिन सरकार की पावर ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की आजादी पे हस्तक्षेप ना करे। तो जो थंब रूल है किसी भी देश के संविधान का, उसका पर्पस होता है अलग अलग ऑर्गन्स की पावर्स को डिफाइन करना कि जुडिशरी का क्या डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का क्या डोमेन है, लेजिस्लेचर का क्या डोमेन है, कि जो ये सरकारी संस्थाएं हैं इनको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स की लिमिट अलग होती है, यूनियन गवर्नमेंट की लिमिट अलग होती है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी की लिमिट अलग होती है। शेड्यूल 7, शेड्यूल 12, शेड्यूल 13, इनकी पावर्स क्लियरली डिफाइंड है। तो सर ये बात तो समझ आती है कि संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट, सेंटर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी के बीच में। तो ये हर सरकार की पावर्स को क्लियरली डिफाइन करता है और इसलिए ये जो है आंसर इसका सी हो जाएगा। कि ठीक है ऑफिसेस बनाता है, अच्छी बात है, कानून बनाने की में मदद करता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार ही डिस्पोटिक हो गई, ऑटोक्रेटिक हो गई, तो कानून बना के कुछ होगा नहीं। हमारे को सबसे पहले ऑटोक्रेटिक सरकार प्रिवेंट करके डेमोक्रेटिक सरकार लेके आनी है, और इसलिए जब तक सरकार की पावर्स डिफाइन नहीं होंगी बाकी चीजों का कोई मतलब बचता नहीं है। आप सपोज करिए, इसको ऐसे सोचिए कि अगर सरकार हमारे यहाँ किम जोंग उन जैसी हो जाती तो कोई सोशल जस्टिस नहीं मिलता, कोई सोशल जस्टिस नहीं मिलता, कोई इक्वालिटी नहीं मिलती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए स्टेप नंबर 1 किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार का होता है उसकी क्लियरली पावर्स को डिफाइन करना। तो हमने यहां पे वर्ड सॉवरन देख लिया, वर्ड्स रिपब्लिक देख लिया। अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, दैट इज सोशलिस्ट, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। सोशलिज्म का बेसिकली कई सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बार बार ये बोला कि हमारा जो सोशलिज्म है वो रशिया और चाइना जैसा सोशलिज्म नहीं है, हमारे यहाँ कम्युनिज्म नहीं है। बेसिकली उन देशों में सोशलिज्म का ये मतलब निकाला जाता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री हैं, वो सारी की सारी सरकार के हाथ में होंगी। लेकिन हमारे यहाँ सोशलिज्म का कुछ और मतलब है। इंडिया के पास अपना खुद का ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, जहां पे हम ये बोलते हैं कि हमारे सोशलिज्म में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, सरकारी कंपनियां और रिलायंस, अडानी, टाटा जैसी प्राइवेट कंपनियां को एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमारे यहाँ बेसिकली जो सोशलिज्म है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि सरकार की कंपनियां, सरकार के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्राइवेट सेक्टर के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन साथ में रह सकते हैं। बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डिबेट में बोला था कि हमारे सोशलिज्म का मतलब सरकारी ओनरशिप नहीं है, सरकार रिसोर्सेज की, जमीन की लालची नहीं है, सरकार अपने हाथ में ये सब नहीं चाहती। सरकार का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। हम ये चाहते हैं कि रईस रईस ना हो और गरीब गरीब ना हो, रईसों से पैसा फ्लो होके गरीबों तक जाना चाहिए, और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उन्हें एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जब तक हमारे यहाँ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमारे यहाँ यूथ को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, हम एकदम खुश हैं। हमारे को चाइना रशिया वाला मार्क्सिस्ट मॉडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि हमारे को कैपिटलिज्म बिल्कुल खत्म कर देना है, जो पूंजीवाद है उसको बिल्कुल खत्म कर देना है और सिर्फ समाजवाद ही लेके आना है। तो हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है वो कोएग्जिस्ट करता है। इंदिरा गांधी ने इस डिबेट में ये बोला था कि एज लॉन्ग एज प्राइवेट सेक्टर हमारी मदद कर रहा है यूथ को नौकरियां देने में, एज लॉन्ग एज प्राइवेट सेक्टर की वजह से हमारे पिछड़े वर्ग को पैसा मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है, हम खुश हैं। तो भारत का और रशिया चीन का सोशलिज्म बहुत अलग है। उधर क्या होता है, जमीन, किसानों की जमीन, घर, फैक्ट्री, सब कुछ सरकारी नाम पे होता है। वहां पे किसान की जमीन भी उसके नाम पे नहीं होती।
हमारे यहाँ किसान की जमीन उसके नाम पे है, बिजनेसमैन की फैक्ट्री उसके नाम पे है, रोजगार जनरेट हो रहा है, सरकार अपनी एनटीपीसी कोल इंडिया स्टील अथॉरिटी के माध्यम से भी रोजगार जनरेट कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से भी रोजगार जनरेट कर रही है। तो हमारा जो सोशलिज्म है वो उन देशों से काफी हटकर है, और इसीलिए हम जो हैं कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। वो देश जो है चाइना रशिया जैसे देश, वो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। कैपिटलिज्म मतलब कि बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्लरिश कर रहे हैं। हम कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है, हम प्राइवेट बिजनेसेस के खिलाफ नहीं है। हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे सोशलिज्म का मतलब है इनइक्वालिटीज देश में कम से कम होनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जब से हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स आए 1991 के, तब से प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। इवन सरकार अपनी जो पब्लिक कंपनीज है उनको भी शेयर बाजार में बेचने लगी है डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, और ऐसे में हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है और सरकारी सेक्टर थोड़ा सा कम हो रहा है। मतलब कि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो एक्चुअल में हमारे यहाँ सोशलिज्म को थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमारे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश होके स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस, सर्विस इंडस्ट्रीज, एज लॉन्ग एज ये सब लोग मिलके अच्छी अच्छी नौकरियां प्रमोट कर रहे हैं, बना रहे हैं नौकरियां, लोगों को पैसा मिल रहा है, हमारे को उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में हमारे को एक कंपैरिजन समझना होगा। कंपैरिजन ऐसा कि कार्ल मार्क्स सोशलिज्म के बारे में क्या सोचते थे और महात्मा गांधी सोशलिज्म के बारे में क्या सोचते थे। कार्ल मार्क्स का यह मानना था, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी एक्सट्रीम थी। उनका यह मानना था कि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी में। एक होते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, मतलब कि बिजनेसमैन, और एक होते हैं वर्कर क्लास, मतलब कि लेबर। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि ये जो बिजनेस क्लास है ये सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। पूरे का पूरा समाज जो है वो वर्कर्स द्वारा चलाया जाना चाहिए। इनके पास सारी की सारी अथॉरिटी होनी चाहिए और इनके हाथ में ही सारी की सारी पावर होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि ये एक क्लास बेस्ड सोसाइटी है। क्लास बेस्ड सोसाइटी, क्लास बेस्ड सोसाइटी का मतलब होता है क्लासेस, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। हम बोलते हैं ना मिडिल क्लास हैं हम तो लोअर क्लास हैं, हम तो अपर क्लास हैं। क्लास, किसके पास कितना पैसा है उसे क्लास बोलते हैं। तो ये कैपिटलिस्ट हो गए अपर क्लास, जिनके पास ट्रक भर भर के पैसा है, और ये वर्कर क्लास हो गए थोड़ा गरीब वर्ग, जहां पे लगी बंदी तनख्वाह मिलती है। तो मार्क्स ने बोला कि ये जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर हमारे वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए। और ध्यान से सुनना, अब इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं कि जो वर्कर्स हैं वो आर्म्ड रेबेलियन से, वायलेंस से कैपिटलिस्ट क्लास को उठा के फेंक दें, इनकी फैक्ट्रियों पे ताला लगा दें और खुद पूरे देश को अपने हाथ में कर लें। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि वायलेंट तरीके अगर अपनाने पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को प्राइवेट सेक्टर और कैपिटलिज्म हर हाल में खत्म करना है। पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, सिस्टम है, वो सिर्फ वर्कर क्लास के हाथ में होना चाहिए। यहां पे कोई मालिक और कोई नौकर नहीं होना चाहिए, सभी मालिक होने चाहिए। और इसे कहते हैं क्लास लेस सोसाइटी, की कोई क्लास है ही नहीं, सबकी तनख्वाह फिक्स है, 40,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए महीना। क्लास लेस सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स का सोशलिस्ट विजन क्या था जो चाइना रशिया में लगाया जाता है कि हमारे को एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, जहां पे अपर क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास को उठा के फेंक दो, और जो वर्कर क्लास है वो अपने खुद के नियम बनाए, क्लासलेस सोसाइटी बनाए, और सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स के हाथ में होने चाहिए। वेराज महात्मा गांधी का जो सोशलिज्म था वो थोड़ा सा अलग था। महात्मा गांधी का सोशलिज्म ये था कि देखिए, हमारे को इनइक्वालिटी खत्म करनी है, उसमें हमारे को कोई शक नहीं है। हमारे को ये जो इनइक्वालिटीज खत्म करनी है, ये खत्म करनी है बाय मींस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, हमने बापू से पूछा सर ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, तो बापू ने बोला चरखा, खादी, कॉटेज इंडस्ट्री,
घर घर में माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर, वो खुद अपना रोजगार बना रहे हैं। अगर लोग खुद अपना रोजगार बनाएंगे चरखे से, खादी से, तो फिर उन्हें कैपिटलिस्ट के हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप इनइक्वालिटीज कम होंगी। मतलब बापू भी ये बात मानते थे कि इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, लेकिन वो इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए पीसफुल तरीके से। जो कार्ल मार्क्स ने बोला कि वायलेंटली फेंक दो इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा के, बापू ने बोला अहिंसा फॉलो करेंगे, हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे एंड विल डू एवरीथिंग पीसफुली। तो आपको कोई भी क्लास बेस्ड रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बापू ने क्या बोला, देयर विल बी नो क्लास बेस्ड रिवोल्ट, किसी भी प्रकार का यहां पे क्रांति नहीं होगी। बापू ने क्या बोला, पीसफुली आप धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन करो कि जो निचले स्तर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके हाथ में पंचायत की पावर दो, उनके हाथ में कॉटेज इंडस्ट्री की पावर दो, मतलब कि उनके हाथ में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर आ गई। अपने आप इनइक्वालिटीज खत्म होती रहेंगी और शांतिपूर्वक तरीके से यह देश चलता रहेगा। तो बापू ये बोलते थे कि हमारे को भी एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां पे एक हाथ में सारी पावर ना हो। हमारे को भी एक ऐसी समाज बनाना है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हो। प्लीज फोकस अपॉन दिस वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, कि हमारे को डिस्ट्रीब्यूटेड पावर चाहिए। और यही कार्ल मार्क्स बोलते थे। तो मतलब देखा जाए तो दोनों का जो कोर ऑब्जेक्टिव था इनइक्वालिटी खत्म करने का, वो कहीं ना कहीं सेम था कि क्लासेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक ही हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, एक ही हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम था, लेकिन तरीका बहुत अलग था। कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि पूरा जो समाज बनता है, जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है, वो सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर से चलती है। सर मतलब ये कि कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि जितनी भी व्यवस्था है ना पूरे देश में, उसका एकमात्र रूट है इकोनॉमिक्स। सारा कुछ पैसे का खेल है। बापू इस बात से अग्री नहीं करते थे। बापू बोलते थे कि सोसाइटी, डिग्निटी और पैसा, ये तीनों चीजें साथ में चलती हैं। कि मतलब हमारे देश में अगर एक व्यवस्था बनी हुई है, आज किसान काम कर रहा है, महिलाएं काम कर रही हैं, जवान सीमा पर खड़ा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये सब पैसे का खेल है कि आप पढ़ाई कर रहे हो पैसे के लिए, जवान सीमा पर खड़ा है पैसे के लिए, महिलाएं काम कर रही हैं, आदमी काम कर रहा है खेत में, रिक्शा वाला काम कर रहा है पैसे के लिए। बापू बोलते थे कि हमारा जो समाज है ये एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों का एक मिक्सचर है। तो कार्ल मार्क्स के लिए सब कुछ यहां पे पैसा था, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जिसे हम कहते हैं। बापू के लिए वो चीज नहीं थी। इसी से जुड़ा 2020 में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है कि बापू और मार्क्सिज्म के बीच में एक कॉमन बात क्या थी? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि बापू ये नहीं मानते थे कि सब कुछ पैसे का खेल है। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? नहीं, बापू ऐसा भी नहीं मानते थे। वो तो कहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये तो मार्क्स मानते थे। क्लास स्ट्रगल? क्लास स्ट्रगल मतलब कि बापू ये बोलते थे कि आपको रिवोल्ट और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप अपना डिसेंट्रलाइजेशन करते रहो। द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी? ये बिल्कुल सही बात है कि एंड में जाके हमारे को क्लास और स्टेट खत्म कर देना है, कि मतलब सारी इनइक्वालिटीज खत्म हो गई धीरे धीरे। मार्क्स कहता था रिवोल्ट से कर दो, बापू कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन से कर दो, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव एक था कि एक यूनाइटेड सोसाइटी बनाई जाए जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड पैसा हो। तो फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो इनका एक कॉमन गोल था। तो हमने समझा कि कैसे हमारे ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, इसका क्या मतलब निकलता है। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझाना चाहूंगा जो हमारे को अक्सर पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है और आप यहां तक पहुंच चुके हो तो क्लियरली आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट तो बनी रहा है, और मतलब कि मैं कुछ हद तक सफल हुआ हूं आपको यहां पे रोकने में। लेक्चर को लाइक जरूर कर दो, कमेंट करके बताओ सीरीज कैसी चल रही है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि जब भी मैं लेक्चर डालूं पॉलिटी, सीसैट और करंट अफेयर्स का, आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाए। वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, आ जाओ वापस, इधर आ जाओ, समझो इधर। सबसे पहला वर्ड होता है एथिस्टिक सोसाइटी। एक एथिस्टिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो रिलीजन में मानती ही नहीं है, मतलब कि नास्तिक राज्य। एन एथिस्टिक सोसाइटी इज अ वन दैट इज अगेंस्ट रिलीजन।
जो ये बोलती है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, हमारे यहाँ कोई भी धर्म फॉलो नहीं करेगा, उसे कहते हैं एथिस्टिक स्टेट। फिर आती है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो एक ऑफिशियल रिलीजन को फॉलो करती है, जैसे यूएई, कतार, सऊदी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि उनका एक ऑफिशियल रिलीजन है, कि वो एक धर्म को ही सपोर्ट करते हैं, एक ही धर्म को वो मानते हैं और उनके पास खुद का ऑफिशियल रिलीजन है, उसे कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। और फिर आता है तीसरा शब्द, दैट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म जो है ये भी फर्दर दो तरीके का होता है, एक होता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और एक होता है इंडियन सेक्युलरिज्म। जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो ये बोलता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट, कि स्टेट और रिलीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। राज्य जो है वो किसी भी धर्म के मसले में नहीं बोलेगा, किसी भी सरकारी बिल्डिंग, सरकारी जगह पे धर्म का कोई भी नामो निशान नहीं मिलना चाहिए, कहीं पे भी राज्य और रिलीजन का ओवरलैप नहीं होगा। सरकार किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक संस्था, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को, चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे को सपोर्ट और प्रमोट नहीं करेगी। सरकार का काम है सरकार चलाना, सरकार का काम धर्म में दखल अंदाजी करना नहीं है। ये डेफिनेशन फॉलो होती है फ्रांस, यूएस वगैरह में। और तभी आपने देखा होगा कि फ्रांस में हिजाब बैन कर दिया गया, कि कुछ लोग ऑफिस हिजाब पहन के आते थे, वो मना कर दिया गया। बाहर सरकारी जगहों पे रिलीजियस प्रोसेशंस नहीं हो सकते, वहां पे जैसे अलग अलग धर्म के नाम पे जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं वो वहां पे सरकारी प्रॉपर्टी में नहीं हो सकते। सरकार का पैसा धार्मिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं होगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाने के लिए यूज नहीं होगा। वहां की सरकार जो है धर्म से पूरे तरीके से अलग है। ये है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ कोई भी स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ना हिंदुइज्म, सिख, क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिस्ट, जैन, हमारे यहाँ कोई एक रिलीजन नहीं है। हम ये बोलते हैं कि स्टेट के लिए सारे रिलीजन बराबर हैं और सब धर्म आपस में पीसफुली रह सकते हैं। सरकार सभी धर्मों को बराबरी से सपोर्ट और प्रमोट करेगी। कहने का मतलब है कि हम करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनाएंगे सिखिज्म के लिए, हम सऊदी अरेबिया से हज यात्रा की भी बात करेंगे इस्लाम के लिए, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा भी ऑर्गेनाइज करेंगे हिंदूज के लिए, हम बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट भी बनाएंगे बोधगया और सारनाथ में, हम जैन तीर्थंकर्स के वर्शिप को भी प्रमोट करेंगे, हम अलग अलग ज्यूइश और पारसी फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो वेस्टर्न डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की, हम वो फॉलो नहीं करते कि हमारे यहाँ राज्य जो है वो धर्म के मसलों में बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन बराबरी से। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ एक ही धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, एक ही धर्म की बात कर रहे हैं, एक ही धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, हमारे यहाँ सारे धर्म साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट जो है वो सब धर्मों को बराबरी से प्रमोट करेगी, सब धर्मों को बराबरी की फ्रीडम देगी, किसी भी एक धर्म की तरफ कोई विशेष लगाव नहीं होगा राज्य का। सरकार को जब लगेगा, जहां लगेगा ठीक, वो वहां पे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग स्कीम, पैसा अलॉट, ये सब कर सकती है। तो हमारे और उनके सेक्युलरिज्म में ये डिफरेंस है। तो हमने देखा सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक, ये चार शब्दों का क्या मतलब है हमने समझ लिया। अब हम आते हैं पांचवें और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे, दैट इज डेमोक्रेटिक। सबसे पहले हमें समझना है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है इन कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो हम जो हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पे लोग हर निर्णय में सीधा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया और अब जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना वो हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आप और हम वोट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, और फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जाते हैं और हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज और लॉज बनाते हैं।
आप और हम कभी भी संसद भवन इसलिए नहीं गए कि सरकार हमसे पूछ रही है कि क्या मैं ये कानून इंप्लीमेंट कर दूं, क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या मैं वैसा कर लूं। मतलब कि सरकार अपने डे टू डे डिसीजंस हमसे नहीं पूछती, वो अपने काम खुद से करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जहां पर लोग जो हैं वो सरकार के साथ मिलके डे टू डे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फुलफिल करने के 4 मेजर टूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टूल है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है कि सरकार एक कानून लाना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370, फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दूसरा कानून, और सरकार लोगों से कह रही है कि आप पोलिंग बूथ पे जाओ और पोलिंग बूथ पे जाके हमें ये बताओ कि हमें ये कानून इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं रेफरेंडम। कि हर मेजर कानून के लिए सरकार लोगों को पोलिंग बूथ पे बुला के ये पूछ रही है कि क्या हम ये कानून इंप्लीमेंट कर दें। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ये स्विट्जरलैंड में होता है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम, कानून इंप्लीमेंट, लोग पोलिंग बूथ जाएंगे और सरकार को बताएंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए लोकसभा राज्यसभा में, वो अपने पार्लियामेंट में वोटिंग करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर कानून को इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। दूसरा टूल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है कि लोग जो हैं वो सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा ऐसा कानून लेके आओ, तो सरकार को लाना पड़ेगा। क्या आप और हम ऐसे प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्रियों और लोकसभा के मेंबर्स को लिख के भेज सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा फलाना फलाना कानून आना चाहिए? नहीं लिख सकते। सरकार की मर्जी है कि वो 5 साल तक क्या काम करना चाहते हैं, कौन सा कानून लाना चाहते हैं, हम सरकार को नहीं बता सकते। इसीलिए हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तीसरा होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि आप और हम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिकॉल का मतलब होता है कि लोग जो हैं, अगर एक सांसद ठीक से काम नहीं कर रहे या एक मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उनको उनके ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं कि चलो चलो तुम काम नहीं कर रहे, बाहर चलो। क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। रिकॉल जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंडिया जैसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिकॉल का कोई टूल अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई एमपी, सांसद, मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, तो हमारे को नेक्स्ट इलेक्शंस का वेट करना होता है कि जब अगला इलेक्शन आएगा तब हम जो है हिसाब बराबर करेंगे दूसरी पार्टी को वोट करके। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड, वहां पे ये होता है कि अगर कोई मंत्री, नेता ठीक से काम नहीं कर रहे, तो लोग रिकॉल करके ये बोलते हैं कि अब आप इस ऑफिस के लायक नहीं रहे, आप बाहर चलिए। चौथा होता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि सरकार अगर कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना चाहती है, तो वो लोगों से उनका ओपिनियन पूछ रही है। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में फर्क ये होता है कि रेफरेंडम जो होता है वो स्पेसिफिक लॉ के लिए होता है, कानून के लिए होता है, एक्ट के लिए होता है, बिल के लिए होता है। रेफरेंडम जो होता है वो किसी भी मैटर के लिए हो सकता है, और प्लेबिसाइट जो होता है वो किसी भी मैटर के लिए हो सकता है। रेफरेंडम, लॉ, बिल, एक्ट। प्लेबिसाइट, एनी मैटर। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी को एक देश का हिस्सा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या हमारे को एक स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, क्या हमारे को 2 देशों को मिला के एक देश बना लेना चाहिए, क्या हमारे को एक देश को तोड़ के 2 देश बना देने चाहिए। इन मैटर्स के लिए प्लेबिसाइट यूज होता है, जो कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। तो रेफरेंडम लॉस के लिए, बिल्स के लिए, एक्ट्स के लिए, प्लेबिसाइट दूसरे बड़े मैटर्स के लिए कि पॉलिसी बेस्ड मैटर्स उसमें क्या करना है। भारत में इनमें से कोई भी टूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, और ना ही इन टूल्स को हमने आजाद भारत में इस्तेमाल करा। ऐसे में भारत जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। आपको एक बात और समझनी है कि ये जो वर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वी आर अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हम 5 साल में एक बार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और फिर वो संसद भवन में जाके हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में फॉलो होती है, ये भी फर्दर 2 प्रकार की होती है। मतलब कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक प्रेसिडेंशियल, एक पार्लियामेंट्री। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये फॉलो होती है यूएस में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है यूके में और इंडिया में। तो हम आज की तारीख में जो फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये कीवर्ड्स आप एक ही साथ लाइन में दिमाग में बिठा सकते हैं। इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे हर 5 साल में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो भारत में जो डेमोक्रेसी है, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बोली थी
कि हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी, जब भी हम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वोट वोट वोट, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, वोट वोट वोट। एक्चुअल में दैट इज नॉट ट्रू। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बोला कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअल में 3 प्रकार की होती है। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ एक पिरामिड टाइप की अप्रोच फॉलो होती है, जिसमें सबसे नीचे आती है सोशल डेमोक्रेसी, फिर आती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और फिर आती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यूजुअली एनसीईआरटीज और इन सब किताबों में डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बताया जाता है। दैट इज नॉट ट्रू। हमारे यहाँ ये तीनों मिलके रियल सेंस में डेमोक्रेसी बनाते हैं। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि सर आप बताइए ऐसा क्यों, आप डेमोक्रेसी को 3 पिलर्स में क्यों डिवाइड करते हैं, आप सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो सबके मन को छू गया। हमने पूछा सर क्या एग्जाम्पल। उन्होंने कहा इमेजिन करो एक आदमी भूखा है, उसने 4 दिन से रोटी नहीं खाई है। एक आदमी गटर में जाके गटर की सफाई कर रहा है, और फिर आप उस भूखे आदमी को जो गटर में जाके गटर की सफाई कर रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि चला वोट दे के आते हैं। उसके लिए उस वोट का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है, एक आदमी को आप गटर में सफाई करने के लिए भेज रहे हो क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक जात है, कास्ट है। ये सोशल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों को किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, चाहे वो जेंडर हो, लैंग्वेज हो, फिजिकल फीचर्स हो, स्किन कलर हो, उनकी हाइट, फिजिकल फीचर्स हो, उनकी जात हो, उनका धर्म हो। अगर आप इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में खत्म करने वाले हो, तो तभी सोशल डेमोक्रेसी आएगी। अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो सोसाइटी में रेवोल्यूशन, क्रांति आ सकती है, जो कि सही नहीं है। कि एक स्पेसिफिक जात को आप इतना दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो कि अल्टीमेटली उन्होंने हथियार उठाने का सोच लिया। एक धर्म को इतना दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो कि अल्टीमेटली उन्होंने राज्य के खिलाफ हथियार उठाने का सोच लिया। अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो एक देश कभी भी एकजुट होकर साथ में नहीं रह सकता। और इसीलिए सबसे पहले अगर आप स्टेबल डेमोक्रेसी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सोशल डेमोक्रेसी क्रिएट करनी होगी। बिना सोशल डेमोक्रेसी के हमारे देश का ढांचा ढह जाएगा। एक बार सोशल डेमोक्रेसी स्थापित हो गई, फिर अगला नंबर आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, कि एक आदमी 4 दिन से भूखा है, उसने रोटी नहीं खाई, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, उसके लिए वोट डालने का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि सबको मेरिट और स्किल्स के आधार पर रोजगार, काम, पैसा, नौकरी ये सब मिलना चाहिए। मतलब कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सबको उनके स्किल्स के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कि एक वर्क प्लेस पे आदमी को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, महिला को कम पैसा दे रहे हैं, जात देख के सैलरी डिसाइड करी जा रही है, सुंदरता देख के सैलरी डिसाइड करी जा रही है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरिट, टैलेंट के बेसिस पे अगर सबको रोजगार और काम मिल रहा है तो ही लोग उस सोसाइटी में खुश रह पाएंगे और हम एक लोकतंत्र को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। जब ये दोनों पिलर आपके पूरे हो जाएं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तब जाके कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का नंबर आता है, जहां पे ये बोला जाता है कि आप चुनाव लड़ भी सकते हो और चुनाव में वोट डाल भी सकते हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वोट डालने के साथ साथ वोट मांगने का अधिकार भी इंक्लूडेड होता है, कि आप चाहे किसी पार्टी से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ना चाहते हो और आप वोट मांगना चाहते हो तो आप मांग सकते हो। वैसे ही आप वोट डाल भी सकते हो और आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ऐसे में जब ये 3 पिलर्स फुलफिल हो जाएंगे तो जाके हम कहेंगे कि हमारे देश में एक लोकतंत्र है, हमारे देश में एक डेमोक्रेसी है। तो सवाल उठता है कि हमारे को अपने देश में डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे को अपने देश में क्रिएट करना पड़ेगा व्हाट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के बिना डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव व जुडिशरी उनके अपने अपने डोमेन्स हैं और वो उन डोमेन्स में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव व जुडिशरी को अपनी अपनी पावर दी हुई है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के आधार पर ये पिलर्स जो हैं अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब है
कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर, मंत्रिमंडल जो है वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है एंड दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, कि अगर लोकसभा को लगता है कि ये मंत्रिमंडल ठीक से काम नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उस मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है। सिमिलरली हमारे को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी मेंटेन करनी है, कि मतलब अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहे हैं, कोई पुलिस अधिकारी, इनकम टैक्स, जीएसटी ऑफिशियल, कोई सिविल सर्वेंट, कोई मंत्री, कोई नेता जनता के साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जुडिशरी होना चाहिए, और वो पूर्ण रूप से आजाद और स्वतंत्र होना चाहिए। कि एग्जीक्यूटिव की अपनी अलग पावर है, लेजिस्लेचर की अपनी अलग पावर है, जुडिशरी की अपनी अलग पावर है। पावर जो है वो किसी एक हाथ में नहीं है। अगर ऐसा होगा तभी हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर पाएंगे, कि हमारे को अगर एक ऑर्गन गलत काम कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन बचाने के लिए बैठा है। कल को जुडिशरी अगर हमारे साथ कुछ गलत करती है, कोई ऐसी बहुत ही खराब जजमेंट्स पास कर दे, तो हमारे पास पार्लियामेंट बैठा है कि उस जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है कानून पास करके। तो आप समझिए कि किस प्रकार से हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से ही डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड है। अगर हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर खत्म हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फर्क नहीं बचा, तो सारी पावर एक आदमी, एक पार्टी के हाथ में आ जाएगी और देश का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे में डेमोक्रेसी बचाए रखने के लिए हमारे को चुनाव रेगुलरली करवाने हैं और सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करनी है। ये बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए, ये जो बाबा साहेब अंबेडकर की 3 पिलर की डेमोक्रेसी थी, ये बनाए रखने के लिए कौन कौन से ऐसे पिलर्स और ऑर्गन्स हैं जो एक्सट्रीमली नेसेसरी हैं। अब उसमें एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही चाहिए, साथ में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कि मतलब डेमोक्रेसी कब आएगी? जब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब सोशल डेमोक्रेसी। जल्दी जल्दी सोचो, अभी बताया सोशल डेमोक्रेसी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, साथ में रूल ऑफ लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक नौकरियों में सबको बराबर का अवसर मिलेगा, तो सबको बराबर का अवसर मिलेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जब कानून के आगे सब बराबर होंगे, जब रूल ऑफ लॉ आएगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, कोई बिजनेसमैन कोई रिक्शा वाला नहीं होगा, सब बराबर होंगे, तब जाके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ पाएगी। तो डेमोक्रेसी के असेंशियल फीचर्स क्या हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्री, फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए फ्री तरीके से, बिना किसी पैसे और गुंडाई के, साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोशल डेमोक्रेसी के लिए, एंड रूल ऑफ लॉ टू एंश्योर दिस पिरामिड। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के आधार पर 2021 का एक केक वॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ डेमोक्रेसी? कि हमारे को जो ये डेमोक्रेसी है, जो उसमें आजादी है, वो कैसे मिल सकती है? कमिटेड जुडिशरी हो सकता है, अभी हमने देखा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से डेमोक्रेसी बनेगी, बिल्कुल गलत। सेंट्रलाइजेशन हो गया तो डेमोक्रेसी खत्म। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर हुई और उसी ने सारी पावर अपने हाथ में रख ली तो हम क्या कर लेंगे? कमिटेड जुडिशरी अगर हुई, मान लो उन्होंने ऐसी जजमेंट्स पास करना शुरू कर दिया कि कोई उनकी बात अब ऐसा मान ही नहीं रहा, या फिर ऐसी जजमेंट्स पास कर दी कि बिल्कुल ही खराब जजमेंट्स, तो भी उनकी कोई नहीं मानेगा। सेपरेशन ऑफ पावर हमारे को दिखता है कि डेमोक्रेसी का मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है, कि अगर पावर डिवाइडेड होगी, पावर सेपरेटेड होगी, तो ही लोकतंत्र हमारे देश में एस्टैब्लिश हो पाएगा। 2017 का एक और सवाल देखते हैं। Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. लोकतंत्र जो है वो हमारे देश में कैसे फ्लरिश कर सकता है, या लोकतंत्र का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मतलब होता है कि हमारे यहां ये जो पिरामिड है ये फुलफिल होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर हमारे यहां ये 3 प्रकार की डेमोक्रेसी फुलफिल हो रही है तो ही हम डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, देखते हैं। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, की एक पार्टी है, उसमें वो उस पार्टी के मैनिफेस्टो को प्रमोट कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना है। डेमोक्रेसी तो गहरा मतलब ये है जो डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था। अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद विजन, एक आदमी से हमें क्या करना, हमारे को तो पूरे देश की जनता से मतलब है, एक आदमी से हमें क्या करना। द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अरे नहीं, अभी सर ने बताया कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग नहीं होना चाहिए जरूरत से ज्यादा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में,
तो ही डेमोक्रेसी बन पाएगी। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, हाँ, कि जब आम आदमी की इंटेलिजेंस फ्लरिश होगी, जब आम आदमी को इज्जत मिलेगी, इंटेलिजेंस मिलेगी, आम आदमी अपनी समझ का प्रयोग करके आगे बढ़ पाएगा, तो ही डेमोक्रेसी आएगी। तो क्लियरली चाहे एलिमिनेशन से देख लो या डायरेक्टली ऑप्शन से देख लो, आंसर ए आएगा। तो ये हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है और हम किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे भारत में लोगों को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा जस्टिस, और वो भी तीन प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बेसिकली ये जो तीन प्रकार की डेमोक्रेसी है और ये जो तीन प्रकार का जस्टिस है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। कि डेमोक्रेसी भी तीन प्रकार की होनी चाहिए और जस्टिस भी तीन प्रकार का होना चाहिए। कि मतलब अगर हम ये पिरामिड फुलफिल कर रहे हैं तो उससे जस्टिस और डेमोक्रेसी अपने आप आ जाएगा। ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये हमने 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से बोरो करा था और वहीं से हमारे प्रियम्बल में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप समझिए कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट तो हमने अमेरिका से लिया था, लेकिन उसके अंदर जस्टिस होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से लिया है। ऐसे में जस्टिस में भी सेम मायने आते हैं कि अगर किसी के साथ सोशली कुछ गलत हो रहा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ एसिड अटैक, रेप, डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, ये सब होता है, न्याय मिलना चाहिए। इकोनॉमी, लोगों को कई बार पैसा नहीं मिलता समय पे या फिर तनख्वाह नहीं मिलती, अनइक्वल पे मिलता है, न्याय मिलना चाहिए। पॉलिटिकली कई बार लोगों को मरवा दिया जाता है, गुंडाई करवाई जाती है, या फिर आपने देखा होगा कि रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। पॉलिटिकल जस्टिस, कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी कि कौन किसको पैसा दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। पॉलिटिकल जस्टिस, कई बार ऐसा होता है कि किसी एमपी एमएलए का नामांकन खारिज कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि नहीं, आपने गलत काम किया, करप्शन करिए, चीटिंग करिए, मर्डर करा, डिकॉइटी, रेप करा है, तो आप संसद में या विधानसभा विधान परिषद में बैठने लायक नहीं हो। पॉलिटिकल जस्टिस। तो ऐसे में डेमोक्रेसी और जस्टिस हमारे प्रियम्बल के सेंस में, स्कीम ऑफ थिंग्स में काफी क्लोजली इंटरलिंक्ड है। कि जैसे तीन प्रकार का जस्टिस रशियन रेवोल्यूशन से लिया हुआ है, वैसे ही तीन प्रकार की डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो आपको यह समझना है कि अगर हमारे यहाँ तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं तो डेमोक्रेसी और जस्टिस एक साथ आएगा। स्पेसिफिकली जो हमारे भारत में जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सवाल उठता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि हम इस प्रकार का न्याय करना चाहते हैं कि कोई भी चीज कंसंट्रेट ना हो। कि कोई भी चीज कंसंट्रेट ना हो, देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि हर चीज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बराबरी से, चाहे वो अधिकार हो, सबको मिलने चाहिए, इनकम टैक्स, पैसा, वेल्थ, रिसोर्सेस, देश के रिसोर्स सबको मिलने चाहिए, ड्यूटीज, जिम्मेदारियां सबको मिलनी चाहिए, मतलब कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए। तभी हम एक इक्विटेबल और एक इगोलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। कि मतलब कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहे, वो सबको अधिकार होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन। कोई वोट डालना चाहे तो सबको वोट डालने का अवसर मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन। वोटिंग राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि जो 15 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं सिर्फ उन्हें ही वोट डालने का अधिकार है, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, कि सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है तो सेम स्किल्स के लिए सबको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, सेम काम के लिए सेम पैसा मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो मतलब कि हमारे यहाँ कंसंट्रेशन में बिलीव नहीं करते कि सारा पैसा, सारे राइट्स एक ही आदमी को मिले, सारी जिम्मेदारियां एक आदमी को मिले, नहीं, सबको बराबरी से मिलना चाहिए, और तभी हम एक इगोलिटेरियन सोसाइटी, एक बराबरी की सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो सेंस ऑफ जस्टिस है, दैट शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो हमने क्या समझा
कि डेमोक्रेसी और जस्टिस आपस में लिंक्ड है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और उसमें भी जो हमारे यहाँ टाइप ऑफ जस्टिस है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नाउ अब हम आते हैं लिबर्टी पे, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, और तीनों को हमारे को एक साथ इसलिए लेना पड़ा क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि ये तीनों हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिनिटी में। या तो होंगे तो तीनों होंगे, नहीं होंगे तो एक भी नहीं होंगे। आप सिर्फ लिबर्टी नहीं ले सकते, सिर्फ इक्वालिटी नहीं ले सकते, सिर्फ फ्रेटर्निटी नहीं ले सकते। आप लोगे तो तीनों लोगे, वरना एक भी नहीं लोगे। इसीलिए हमारे को फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये तीनों कॉन्सेप्ट्स लेने पड़े। इनका मतलब क्या है मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। लिबर्टी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास आजादी है अपने आप को खुल के व्यक्त करने की, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने की, अपने आप को खुल के डेवलप करने की, अपने आप को खुल के विकास करने की। कि आप आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई रोक नहीं रहा, आप अपने थॉट्स डेवलप कर रहे हो, आप अलग अलग आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट देख के अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हो, अपने दिमाग को शार्प बना रहे हो, अपने दिमाग को फ्रेम कर रहे हो। लिबर्टी, आपको कोई नहीं रोक सकता। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता, कि आप जो सोचना चाहे वो सोच सकते हो, जो एक्सप्रेस करना चाहे वो कर सकते हो। कुछ लोग पोएम्स लिखते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, मंडाला आर्ट करते हैं। जो करना करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। एक्टिंग करते हैं, एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस को व्यक्त करो, एक्सप्रेस करो। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है पूर्ण रूप से आजादी। लिबर्टी कि आप जितना उभरना चाहते हो, जितना बाहर निकल के आना चाहते हो, उतना बाहर निकल के आओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। लिबर्टी का मतलब है कि एक व्यक्ति को अवसर दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है खुद को पूरे तरीके से डेवलप करने की। दैट इज नोन एज लिबर्टी, टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। क्या आप आज सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ो ना, कौन रोक रहा है आपको। आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। मैथ्स पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। अपना दिमाग का विकास करो, अपनी सोच का विकास करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। यू शुड डेवलप योर सेल्फ फुल्ली। सिमिलरली आपके पास पूर्ण रूप से आजादी है कि आप जिस धर्म, जिस आस्था में बिलीव करना चाहते हो, उनकी वर्शिप और पूजा करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर गुरु और लोगों में आप विश्वास रखना चाहते हो, आप वो रख सकते हो। आपके पास आजादी है कि पर्टिकुलर गुरु की बात सुन के मेरे को मोटिवेशन मिलता है, पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करके मेरे को शांति मिलती है। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास लिबर्टी है, आपके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की पूर्ण रूप से आजादी है। इसे हम लिबर्टी बोलते हैं, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो करी थी। लिबर्टी का मतलब है कि आप जैसे चाहे वैसे अपने भाव को प्रकट कर सकते हो, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि आपकी आजादी दूसरे के लिए आतंक नहीं बननी चाहिए। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे कानूनों में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि आपकी आजादी जो है वो दूसरे के लिए आतंक ना बने, और इसलिए लॉस के माध्यम से, लॉस के थ्रू आपकी फ्रीडम के ऊपर एक रोक भी लगाई जा सकती है। मतलब कि एक प्रोपोर्शनल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि सपोज आप किसी को अब्यूज करना चाहते हो, आप नहीं करोगे, ये आपकी लिबर्टी नहीं है, क्योंकि दूसरे को बुरा लगेगा। आप एक धर्म, जात, जेंडर को गाली देना चाहते हो, नहीं दे सकते, उनको खराब लगेगा। तो आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन कानून ये इंश्योर करते हैं कि आपकी आजादी किसी और के लिए आतंक ना बने। क्योंकि सिर्फ आपकी आजादी इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज में हर किसी की आजादी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हर किसी की आजादी बनाए रखने के लिए हमारे को लॉस की जरूरत है। कि आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है जो रात को 2 बजे फुल वॉल्यूम पे डीजे चला रहा है, आप सो नहीं पाओगे। उसने तो अपनी आजादी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आपकी आजादी का क्या हुआ। ऐसे में उसकी आजादी आपके लिए आतंक बन गई। आप पुलिस को फोन करोगे कि 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर चला रहा है, और पुलिस कानून का इस्तेमाल करके उसकी आजादी के ऊपर रोक लगाएगी, जिससे आप अपनी आजादी से सो सकें। समझिए कि आजादी सबकी जरूरी है, आजादी अनलिमिटेड नहीं है। आजादी
अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके ऊपर कानून के माध्यम से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इक्वालिटी कि सब बराबर हैं, किसी को भी जात, धर्म, जेंडर के आधार पर निचला नहीं साबित किया जाएगा, पीछे नहीं धकेला जाएगा, पीछे पुश नहीं किया जाएगा, और इसलिए सब लोग बराबर हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी कि दर्जे में और अवसर में बराबरी मिलनी चाहिए, कि अगर दो लोग बराबर का गेम खेलते हैं तो उनको सेम क्रिकेट टीम में लो, दो लोग अगर बराबर का यूपीएससी में स्कोर कर रहे हैं तो उनको आप सर्विसेज ऑफर करो। स्टेटस की अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी मतलब कि दर्जा सबका बराबर होना चाहिए, तभी हम एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। चाहे कोई एक स्पेसिफिक जात का हो, धर्म का हो, जेंडर का हो, लैंग्वेज का हो, रेस का हो, प्लेस ऑफ बर्थ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को अपने समाज में सबको बराबरी से ट्रीट करना है और सबको बराबर के अवसर देने हैं। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बराबरी से पढ़ो। चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, बराबर से आगे अपना स्टार्टअप खोलो, आगे काम करो, यूपीएससी की तैयारी करो, जो करना है करो। आप चाहे अरुणाचल में पैदा हुए या गुजरात में, तमिलनाडु में पैदा हुए या जम्मू कश्मीर में, अगर आप अपने देश में राष्ट्रपति बनना चाहते हो, आपको बराबर का अवसर मिलेगा। आप अपना खुद का इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको पूर्ण रूप से अवसर दिया जाएगा आगे बढ़ने का। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दर्जा और अवसर बराबरी से दोनों को मिलना चाहिए। तीसरा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि हमारे को अपने देश को एकजुट जोड़ के एक साथ रखना है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में फर्दर दो कंपोनेंट्स यहां पे दिए हुए हैं, एक डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल और एक इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये दो कंपोनेंट से ही फ्रेटर्निटी बनती है। सबसे पहले डिग्निटी का यहां पे मतलब है कि हम जो हैं ये चाहते हैं कि सबकी इज्जत है, सबकी पर्सनालिटी है, हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। जिसकी जो पर्सनालिटी है हमारे को उसे रिस्पेक्ट करना है, तभी वो एक सोसाइटी का हिस्सा बनेगा। सपोज करिए आप चार दोस्त साथ में जा रहे हो, आपके तीन दोस्त आपका बार बार मजाक उड़ा रहे हैं, आपको डिमीन कर रहे हैं, आपके खिलाफ गलत बातें बोल रहे हैं, आप दोबारा उस ग्रुप में कभी नहीं जाओगे, आप कहोगे इस ग्रुप से मेरा नाता नहीं है। सेम चीज बड़े लेवल पे समाज में होती है कि एक पर्टिकुलर जात को, एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर जेंडर को अगर आप बार बार डिस्क्रिमिनेट करोगे तो वो आपके साथ उठना बैठना बंद कर देंगे और वो कहेंगे कि हमारे को अपना अलग देश चाहिए, हमें इस देश में नहीं रहना। तो ऐसे में अगर आप देश की अखंडता को, यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना चाहते हो, तो आपको डिग्निटी इंश्योर करना इंडिविजुअल की बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे यहाँ भाईचारे की स्पिरिट दी हुई है कि हम साथ में रहेंगे, हम भाईचारे से रहेंगे, ये कब आएगी? जब आप सबकी इज्जत करोगे और देश को साथ में रखोगे, तब जाके एक ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी। अब ये समझते हैं कि सर ये ट्रिनिटी का क्या मतलब है? ये तो पता नहीं। ट्रिनिटी का मतलब है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी साथ में होना चाहिए। सपोज करो आपको आजादी तो मिल गई लेकिन इक्वालिटी नहीं मिली, उस जात को ज्यादा लिबर्टी मिल गई, आपको कम लिबर्टी मिली। हम कह रहे हैं लिबर्टी मिल गई लेकिन बराबरी से कहां मिली? फेल हो गया कॉन्सेप्ट। लिबर्टी तो मिली लेकिन डिग्निटी और फ्रेटर्निटी नहीं मिली। आजादी दे दी, जो बोलना है बोलो, लेकिन उसके बाद पलट के सामने वालों ने चार गालियां सुना दी, डिग्निटी है ही नहीं। आपको क्या रहने नहीं, आजादी तो मिली लेकिन इज्जत नहीं है, नहीं रहना यहाँ पे। आदमी के लिए इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मान लो इज्जत मिल रही है, हाँ जी आइए जी बैठिए जी, इक्वालिटी भी मिल रही है सबको, हाँ जी आइए जी बैठिए जी, लेकिन आजादी नहीं है, आजादी नहीं मिल रही, लिबर्टी नहीं मिल रही। कि अगर कुछ बोले तो जेल में डाल देंगे, जी हुजूरी पूरी कर लेंगे लेकिन कुछ बोले तो जेल में जाओगे। क्या करना है ऐसी इज्जत का? समझिए कि ये तीनों चीजें साथ में होंगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, तो ही सोसाइटी बराबरी से इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनेगी, वरना सोसाइटी में कुछ नहीं है। तो कुल मिला के इन तीनों शब्दों का क्रक्स क्या बनता है? सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कानून के थ्रू लगाई जाएंगी, लेकिन सबको बराबर के अवसर और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और हम सबकी इज्जत, भाईचारा और देश की अखंडता को बनाए रखेंगे। 2019 का एक सवाल देखते हैं। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Liberty की सबसे बेहतरीन definition क्या है? Opportunity to develop oneself fully. अरे अरे अरे, वर्बेटिम, यही अभी सीखा 2 सेकंड पहले। अपने खुद का विकास करने की आजादी ही लिबर्टी है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ऐसा नहीं है कि मैं अभी रात को 2 बजे जो है डीजे वाले बाबू चला दूं तो बगल वाला सो ना पाए, नहीं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, कि मेरे को कोई ना रोके, ऐसा नहीं होता। कानून के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, कि हमारे को जो पॉलिटिकल नेता हैं उनकी गुंडाई से बचाने के लिए लिबर्टी, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर के ऊपर ऑलरेडी रोक लगा रहा है, ये लिबर्टी का मतलब नहीं होता। लिबर्टी का मतलब है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इन 5 चीजों को पूर्ण रूप से आपको मौका मिलना चाहिए, तभी आप अपने आप को उभार पाओगे। 2018 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन अ लॉ एंड अ लिबर्टी। मैंने एक चीज बता दी थी, कानून होगा तो ही सबकी लिबर्टी इंश्योर होगी, वरना एक की लिबर्टी दूसरे के लिए आतंक बनेगी। मतलब सोसाइटी में लिबर्टी बनाए रखने के लिए कानून तो जरूरी है, तभी वो 2 बजे डीजे नहीं चला पाएगा, कोई दूसरे को गाली नहीं दे पाएगा। लिबर्टी के लिए कानून तो जरूरी है, तभी सबकी लिबर्टी बनेगी। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करते हैं। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, गलत। कानून है तो ही लिबर्टी है। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, करेक्ट। अगर कानून नहीं हुआ तो जो गुंडा बाहुबली है वो जो मर्जी आए करे, लड़कियों के साथ छेड़खानी करे, ड्रग स्मगलिंग करे, अपना गाली गलौज करे, धर्मों को गाली दे, जात को गाली दे, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न करे, ट्रांसजेंडर के खिलाफ उत्पीड़न करे, बुजुर्गों को मारे, गलत है। उसे लग रहा है अब तो कोई कानून है नहीं रोकने वाला, मैं जो मर्जी कर लूं, बिल्कुल गलत है। अगर कानून नहीं है तो लिबर्टी नहीं हो सकती, कानून होना जरूरी है गुंडों को रोकने के लिए, सही है बिल्कुल। इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, गलत। हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं, हम रेफरेंडम प्लेबिसाइट वाले नहीं हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव वाले हैं। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ऐसा नहीं है, बदलते समय के साथ कानून को तो बदलना ही चाहिए, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार अमेंड हो चुका है। आंसर है बी। 2017 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल, इसमें से क्या प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ। बहुत ही एकदम ही लॉलीपॉप सवाल। लिबर्टी ऑफ थॉट दिया हुआ है, लिबर्टी ऑफ इकोनॉमी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, ये दोनों दिए हुए, ये नहीं दिया हुआ, तो आंसर हो गया बी, ये नहीं दिया हुआ। 2013 का सवाल, इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, कहां से लिया था जस्टिस, रशिया से लिया था, याद आ गया, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, इकोनॉमिक जस्टिस कह रहे हैं जो शब्द है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, कहां दिया हुआ है। प्रियम्बल में, हाँ। फंडामेंटल राइट्स में, नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर। हमने क्या सीखा था पॉलिटी में, कि जो डीपीएसपी होते हैं वो होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक, और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। तो यहां पे बात हो रही है इकोनॉमिक जस्टिस की, इकोनॉमी, फंडामेंटल राइट्स तो नहीं हो सकते, तो फंडामेंटल राइट्स तो नहीं हो सकते। प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, बिल्कुल सही बात है कि प्रियम्बल में तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 से बोरो करके इकोनॉमिक जस्टिस दिया हुआ ही है, बाकी आर्टिकल 38 में भी हमारे को इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, तो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे को डीपीएसपी में मिलता है। तो ये सारे शब्द हमने ऑलरेडी देख लिया, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल, ये सब हमने देख लिया। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फ्रेटर्निटी जो होती है वो हमारी सिंगल सिटीजनशिप से भी जुड़ी हुई है, कि जो हमारे यहाँ भाईचारा और एकता है वो सिंगल सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर एक व्यक्ति के पास अलग अलग देशों की नागरिकता होगी तो उसको भारत से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहेगा, वो कहेगा ठीक है, यहाँ की सोसाइटी में नहीं रहूंगा, यूके में रह लूंगा, यूके नहीं रहूंगा, कनाडा रह लूंगा, कनाडा नहीं रहूंगा, अमेरिका रह लूंगा। मतलब कि उसकी एक सोसाइटी की तरफ लॉयल्टी और अटैचमेंट नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसको मैं सिटीजनशिप वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, कि सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए दिया हुआ है कि आप जो है इस देश से लगाव रखें, इस देश से लॉयल्टी रखें, आपको पता है कि रहना तो यहीं रहना, मरना तो यहीं मरना है। सिंगल सिटीजनशिप, उससे पेट्रियोटिज्म की फीलिंग और ज्यादा बढ़ती है, देश की तरफ लगाव और अटैचमेंट बढ़ता है, और उससे आप सारे हिंदुस्तानियों को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हो। और इसी नियत के साथ कि हम अपने भाईचारे को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमने अपने संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया। और साथ में फ्रेटर्निटी इंश्योर करने के लिए हमारे को यह भी ध्यान रखना है कि सबकी इज्जत जरूरी है, और इज्जत सिर्फ
मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं आती कि अगर कोई पैसा कमा रहा है लेकिन हम फिर भी उसके साथ जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो उसकी इज्जत नहीं है। इज्जत आती है उसकी पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करने से। तो कुल मिला के जो वर्ड फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया, इसका मतलब ये है कि भाईचारा प्रमोट करना है, सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करनी है। जस्ट पैसा ही सब कुछ नहीं है, जस्ट वोटिंग राइट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं है। आपको एक व्यक्ति की पर्सनालिटी की भी इज्जत करनी है। और सिंगल सिटीजनशिप हमारे फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट समझते हैं कि प्रियम्बल को लेके क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अभी तक पास हुई हैं। सबसे पहले आता है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है उसे आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कि कल को आप कहो कि मेरे को आजादी नहीं मिल रही, मेरे को जस्टिस नहीं मिल रहा, तो मैं प्रियम्बल को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट चला जाऊं, नहीं जा सकते। कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट जा सकते हो, लेकिन प्रियम्बल को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। बेरूबारी केस 1960, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है दैट इज की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि प्रियम्बल से हमारे को समझ आता है कि हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो किस प्रकार का संविधान और देश बनाना चाहते थे, लेकिन प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। प्रियम्बल का यूज सिर्फ इतना है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल, क्लॉज या सब क्लॉज में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, तो प्रियम्बल आपकी उसकी इंटरप्रिटेशन में मदद कर देगा कि हमारे को एक पर्टिकुलर कानून, एक पर्टिकुलर क्लॉज को अगर 3-4 इंटरप्रिटेशन निकल रही हैं, तो कौन सी इंटरप्रिटेशन उसकी सही होगी। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को लेट अस से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके दो मतलब निकलते हैं लेट अस से। एक, कि आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। दूसरा, जिसको गाली देना चाहें उसको गाली दे सकते हैं। हमारा प्रियम्बल कहता है कि डिग्निटी बहुत जरूरी है, तो उस कॉन्सेप्ट से गाली देने वाला एक इंटरप्रिटेशन खत्म हो गया। सिर्फ ये बचा कि जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन अपने दायरे में रह के। तो ऐसे ही अगर आपको एक पर्टिकुलर क्लॉज के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ वो इंटरप्रिटेशन फॉलो करोगे जो प्रियम्बल के साथ मेल खाता है। ऐसा बेरूबारी केस में बोला, लेकिन ये साफ बोल दिया था बेरूबारी में कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर आता है केशवानंद भारती जजमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेरूबारी में हमसे गलती हो गई और हम बेरूबारी जजमेंट को वापस लेते हैं। ऐसे में उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा प्रियम्बल के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने क्लॉजेस हैं वो प्रियम्बल के साथ इंटरप्रेट किए जाने चाहिए, और प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप प्रियम्बल को चाहे तो अमेंड कर सकते हो, लेकिन यू विल नॉट गो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्युलरिज्म नहीं हटा सकते, सोशलिज्म नहीं हटा सकते, रिपब्लिक सॉवरेंटी ये सब नहीं हटा सकते। मतलब कि आप प्रियम्बल में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि हम अब ये बोल रहे हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। तो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके आप प्रियम्बल में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ऐसे चेंजेस करने हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाए। सेम बात LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोली कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो प्रियम्बल जो है हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाएंगे। प्रियम्बल अपने आप में कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे क्लॉजेस के इंटरप्रिटेशन में उसकी मदद हम ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करे हैं। सबसे पहले कि प्रियम्बल जो है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिरी में डाला गया था। आखिरी में डाला गया मतलब कि पहले सारे क्लॉजेस, सब क्लॉजेस लिख लिए, फिर जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, फिर बात करी कि चलो आप प्रियम्बल लिखते हैं। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि हमारा प्रियम्बल ऐसा लिखा जाए कि जब हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखें तो हमें समझ आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल एकदम सिंक में है। साथ में प्रियम्बल जो है वो हमारे को सिर्फ ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा को कोई स्पेशल पावर नहीं देता। इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर लेजिस्लेचर्स। ये लेजिस्लेचर्स के ऊपर कोई रोक भी नहीं लगाता, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के ऊपर कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा रहा। और प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है कि आप उसको जाके कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। तो मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा के पास जो पावर आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, प्रियम्बल से नहीं आ रही। लोकसभा, राज्यसभा के ऊपर जो रोक लगाई जा रही है कि आप स्टेटलेस मैटर के ऊपर कानून नहीं बनाओगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, प्रियम्बल से नहीं आ रही। मतलब कि आपको यह ध्यान रखना है कि प्रियम्बल जो है वो लेजिस्लेचर्स के ऊपर ना तो कोई पावर देता, ना ही कोई रोक लगाता। वो सब काम कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स और क्लॉजेस करते हैं। तो प्रियम्बल जो है वो कोई सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है लेजिस्लेचर्स के लिए, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता। 2020 का एक सवाल देखते हैं। Preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect.
हो सकता है, बहुत सही लग रहा है। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। केशवानंद भारती और एलआईसी दोनों में बोला गया कि पार्ट तो है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, गलत। हमने देखा था कि इधर ए के गोपालन में साफ बोला गया था कि इट इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉन एनफोर्सेबल, तो ए के गोपालन जजमेंट आज भी वैलिड है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। हाँ, ये सुनने में सही लगता है कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, सिर्फ प्रियम्बल को कोर्ट लेके जाओगे तो एनफोर्स नहीं करा सकते ए के गोपालन। प्रियम्बल दूसरे क्लॉजेस के इंटरप्रिटेशन में मदद कर सकता है और उस इंटरप्रिटेशन को अलग अलग आर्टिकल्स के आप कोर्ट ले जा सकते हो। कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला फंसा है कि आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, और उस समय पे अगर प्रियम्बल का इस्तेमाल करा जा रहा है उनकी डेफिनेशन समझने के लिए, तो वो किया जा सकता है। तो मतलब प्रियम्बल की एप्ट डेफिनेशन ये है कि वो संविधान का हिस्सा है, अकेले खुद से इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन दूसरे क्लॉजेस के इंटरप्रिटेशन में मदद कर देगा। प्रियम्बल के अलग अलग नाम हैं जो कुछ लोगों से अलग अलग चीजों को बोलते हैं। एक तो प्रियम्बल को बोला जाता है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालकीवाला बोलते हैं कि ये पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर बोलते हैं कि ये वो एक्सप्रेस करता है कि जो हमने इतने लंबे सपने देखे थे सुनहरे भारत के, प्रियम्बल हमारे को वो दिखाता है। के एम मुंशी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है हमारे देश का। सिमिलरली पंडित ठाकुरदास भार्गव ये बोलते हैं कि ये हमारे संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, मोस्ट प्रेशियस पार्ट है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा इसके अंदर बसती है, संविधान की कुंजी भी यही है और संविधान का रत्न भी यही है। इट इज द ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जो है इसी के माध्यम से ये नाप सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना मूल्यवान है, कितना इंपॉर्टेंट है। बार्कर ने भी यही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एम हिदायतुल्ला फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया था, लेकिन आज हमारा प्रियम्बल उससे भी ज्यादा है, उससे भी आगे बढ़ के है। हमने इतनी गहराई से अपना प्रियम्बल लिखा है कि वो कोई नहीं लिख सकता। ये हमारे संविधान की आत्मा है और ये बताता है कि हम किस प्रकार की पॉलिटिकल सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं। साथ में प्रियम्बल में जो चीजें दी गई हैं उन्हें सिर्फ एक क्रांति ही बदल सकती है, अदरवाइज अमेंडमेंट तो नहीं हो सकता उनका, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी से जुड़ा 2017 का एक सवाल वो है, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रियम्बल बिल्कुल 100% केक वॉक क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट नहीं, डीपीएस पे नहीं, ड्यूटीज नहीं। तो ये था अपना आज का लेक्चर नंबर 1 प्रियम्बल। काफी मेहनत लगी इसे बनाने में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा।